Good morning, students. This is Anand Shrivastava, Humanities teacher, class 12th C. Today we discuss chapter 7 of book Fundamental of Geography. This is our second lecture. We have to start from page number 58 and our topic is communication services. Before that we have discussed about transport and communication services. Only one topic is left, that is the last one under the transport and communication, that is factor affecting the transport. There are two factors which affect the transport. They are mainly demand and routes. If the connectivity of roads are good, then definitely the transport over the roads are also good. Demand also affect the transport. Suppose that some of the most populous cities which require more and more food to nurture their citizens, they definitely require more demand for the transport. Our next topic is communication. बच्चों, कम्युनिकेशन का सीधा सीधा मतलब है कि हम एक दूसरे से बात करें, अपने मैसेजेस एक दूसरे तक भेज सकें. बिजनेस पूरा जो होता है हमारा इसी के ऊपर डिपेंड होता है. ये कहानी कबूतरों के द्वारा चिट्ठी भेजे जाने से शुरू होती है, जो आकि आज मोबाइल और मैसेज और डायरेक्ट कॉलिंग तक आ चुकी है. तो जिस तरह हमारे पास ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होता है, उसी तरह हमारे पास एक परफेक्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से वर्क हो रहा है. आज के टाइम में तो इस तरह के जीपीएस सिस्टम्स भी आ गए हैं कि अगर आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं तो आप उनके अंदर भी इन सिस्टम्स को लगा सकते हैं. अगर हम देखें नेक्स्ट टॉपिक, तो पेज नंबर 59 के फर्स्ट पैरा में हमें जो टॉपिक मिलेगा दैट इज़ टेलीकम्युनिकेशन. तो टेलीकम्युनिकेशन के फर्स्ट पैरा में वो आपको मोबाइल के बारे में बताएगा, टेलीफोन के बारे में बताएगा. एंड यू आर मोर अवेयर देन मी अबाउट दीज थिंग्स कि मोबाइल आने से आज वीडियो कॉल हो सकता है. आज मैं आपको जूम क्लासेस पर पढ़ा पा रहा हूँ, आपके लिए लेक्चर्स बन पा रहे हैं. अगर मोबाइल नहीं था तो ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी और ये वर्क स्टॉप हो जाते. इसी में वो मास कम्युनिकेशन की बात भी करेगा. तो मास कम्युनिकेशन के लिए, मास मीडिया के लिए रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है, ये सारी चीज़ें इसमें काउंट हो जाएंगी. देन द नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट द सर्विसेज. In the starting of chapter I told that some of the candidates inside the society which are providing their services, and by exchanging their services they are earning their wages, their salaries. These all things come under the category of service. बार्बर है, गार्डनर है, लॉन्डर है, प्राइमरीली फिजिकल लेबर है, इसके अलावा लॉयर है. आपको हाई ऑर्डर सर्विसेज की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जैसे कि फिजिशियंस हैं, कंसल्टेंट्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं. तो सर्विसेज मतलब कोई इंसान आपकी अपने स्किल के ज़रिए आपसे पैसे कमा ले. ठीक है. कई सर्विसेज जो हमारी हैं वो इंगेज हैं किन कामों में, वो सेकंड पैरा के अंदर सर्विस के दिया हुआ है कि हमारे यहाँ की कई सर्विसेज हाईवेज़ को मेंटेन करने में इंगेज हैं, फाइटिंग डिपार्टमेंट में इंगेज हैं, कस्टमर केयर में इंगेज हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करने में इंगेज हैं. और उसको देखा जाए अगर तो हमारे यहाँ जो कहें पॉलिटिक्स है, इसके अंदर भी एक काफ़ी बड़ा ग्रुप जो है लोगों का वो इंगेज पाया जाता है. ठीक है, चलिए. अब भी अगर हम देखें कि कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करती हैं और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि नॉन फॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करती हैं. अगर मैं देखूं तो जो इनफॉर्मल सेक्टर से सर्विसेज बिलोंग करती हैं उनको आप इस तरह से ले सकते हैं कि कोई इंसान कहीं पे जॉब कर रहा है तो उसका प्रोविडेंट फंड भी कट रहा है, उसकी अटेंडेंस भी प्रॉपर लग रही है, प्लस उसको जॉब की गारंटी भी है. तो ये सब इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे. लेकिन नॉन फॉर्मल सेक्टर भी होता है. नॉन फॉर्मल सेक्टर क्या है? मुझे आज 2 घंटे के लिए एक इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ी, मैंने उसको कॉल किया, वो मेरे पास आ गया, उसने वर्क किया, वो चला गया. तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह से 2 बड़े बड़े ग्रुप बन जाते हैं सर्विसेज में, जो कि एक इनफॉर्मल होता है, एक नॉन फॉर्मल होता है. मुंबई के डिब्बे वालों की स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी. ये लोग लगभग 1.25 लाख लोगों को रोज़ खाना प्रोवाइड कराते हैं.
बट लेकिन आज तक फॉर्मल सेक्टर के मेंबर नहीं बन पाए, ये नॉन फॉर्मल सेक्टर के मेंबर ही है, क्योंकि इंसान को जब भूख लगेगी तभी वो खाना आपसे मंगवाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट पीपल एंगेज्ड इन टर्शियरी एक्टिविटी। सो दिस होल इज अबाउट दैट कि हाउ मेनी पीपल्स आर एंगेज्ड इन टर्शियरी एक्टिविटी इन अ डेवलप्ड कंट्री and in a developing country. So students, if you see the conditions in the starting, I told that in a developing country where development is still a requirement and is still has to achieved by the country, that means एक संघर्षशील देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ टर्शियरी सेक्टर में कम लोग काम करते हुए मिलेंगे और प्राइमरी सेक्टर में आपको ढेर सारे लोग काम करते हुए मिलेंगे। जबकि इसके ठीक उलट, if you watch the condition of a developed country like America, here you got round about 75% pupils engaged in tertiary activity. स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये डिस्कस करके बता दिया था कि जो टर्शियरी एक्टिविटीज़ हैं इनके अंदर आप जो है हाई स्किल्ड लोगों को जॉब देते हैं, और जबकि प्राइमरी एक्टिविटी जो है उसमें आप डायरेक्ट नेचर के साथ वर्क करते हैं और अर्निंग कर लेते हैं। नाउ if we talk about some selected example as given inside the book, so one of the sector is discussed inside the book, that is tourism. Definitely वर्ल्ड के अंदर जो टोटल जीडीपी है उसका 40% जो है वो टूरिज्म से जनरेट होता है। टूरिज्म डिपेंड करता है कई फैक्टर्स के ऊपर और कई अलग अलग बातों के ऊपर। अगर आप देखें तो कई कंट्रीज़ के अंदर कई टूरिस्ट रीजन्स हैं, उन रीजन्स के बारे में भी उसने डिस्कस किया है। जैसे कि आपके इंडिया के अंदर जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो हिमालयन माउंटेन्स एरियाज़ हैं, ये सभी नेचुरल टूरिस्ट अट्रैक्टिंग प्लेसेस हैं। शिमला जाना सभी पसंद करते हैं, कुल्लू मनाली जाना सभी पसंद करते हैं। नाउ दे टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टूरिज्म, तो उसके अंदर वो बात कर रहे हैं डिमांड की, ट्रांसपोर्ट की। देखिए, हम टूरिज़्म करना तो चाहते हैं, कई अगर आप डिमांड वाले सेक्शन में देखें तो वो बताना चाहता है कि इंसान की एक फीलिंग है कि जब भी उसे हॉलीडेज़ मिलें तो वो टूरिज़्म के लिए जाए, बट इसके लिए उसको छुट्टी भी प्रॉपर मिलनी चाहिए और उसके पास पैसे भी होने चाहिए, तब वो लेजायर की ओर जा सकता है। दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट के ऊपर। जिस जगह आपको टूरिज़्म के लिए जाना है वहाँ आप आसानी से पहुँच सकें, तो आज जो बेटर रोड्स हमारे यहाँ बन चुकी हैं, ये बेटर रोड्स हमें एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं थ्रू आउट द इंडिया विद आवर ओन कार। हम अपनी कार से कम उन रोड्स के ऊपर कहीं पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो आप देखें कि कुछ कंपनीज होती हैं वो पैकेजेस देती हैं हॉलीडेज़ की। इन द नेक्स्ट पैरा दे विल डिस्कस अबाउट द टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो अगर आप देखें तो टूरिस्ट लोगों को कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि क्लाइमेट। ज़्यादातर गर्म एरिया के लोग ठंडी जगह जाना पसंद करते हैं और ठंडी एरिया के लोग गर्म जगह जाना पसंद करते हैं। इसके अंदर उन्होंने मेडिटेरियन लैंड्स के बारे में दिया है, क्योंकि मेडिटेरियन एरिया जो है या मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है वो एक हाई टेम्परेचर देता है इन कंपैरिजन ऑफ पोलर रीजन। तो उस एरिया में कई सारे यूरोप के लोग आते हैं, रुकते हैं वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा लैंडस्केप की भी वो बात करता है कि अगर आप लैंडस्केप अच्छा होगा, जिस जगह गए हैं वहाँ मनोहारी दृश्य होगा, माउंटेन्स होंगे, लेक्स होंगी, तो सी कोस्ट होगा, तो आप वहाँ जाना पसंद करेंगे। एक और फैक्टर यहाँ डिस्कस किया है इन्होंने, दैट इज़ बिलोंगिंग टू हिस्ट्री एंड आर्ट। तो ये भी हम लोग जानते हैं कि हाँ, इस तरह का फैक्टर भी काम करता है। आगरे का ताजमहल सभी ने देखा है और वहाँ बहुत सारे लोग आज भी देखने उस ताजमहल को जाते हैं। कल्चर एंड इकोनॉमी, जिस कंट्री के अंदर हम घूमने जा रहे हैं उस कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, कल्चर कैसा है, साथ ही साथ उस कंट्री का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पर ज़्यादा क्लैशेस तो नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट हमेशा तलाश करता है कि उसे चीप कॉस्ट में एक अच्छा एरिया घूमने को मिल जाए। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।